अंबर आपकी होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं। सामीन आप हर जुम्मे को हमारा ये शो हॉट एफ एम 105 के स्टूडियो से लाइव सुनते हैं। और सामीन शो का ये दूसरा घंटा हमारा हेल्थ फार्मा पाकिस्तान और एंडोक्राइन सोसाइटी के ताबन से पेश किया जा रहा है। सामीन हिल्टन फार्मा पाकिस्तान एक मारूफ कौमी दवासाज कंपनी है जो पाकिस्तान में तकरीबन 35 साल से ज़ायद अरसे से काम कर रही है। और इस अरसे के दौरान में यकीनन कंपनी ने अपनी मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग बेस को कामयाब बनाने के लिए दिन रात मेहनत की है। और हर दिन मज़ीद नई रिसर्च के ऊपर भी काम हो रहा है ताकि आपके लिए क्वालिटी मेडिसिन मुहैया की जाए। साथ साथ अगर हम एंडोक्राइन सोसाइटी की बात करते हैं तो ये यकीनन एक साइंसी और चैरिटेबल मेडिकल इदारा है जो कि मरीजों की देखभाल और सेहत आमा की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रहा है। और नवंबर के महीने में हिल्टन फार्मा पाकिस्तान और एंडोक्राइन सोसाइटी की जानिब से आगाही के मुख्तलिफ पैगाम आप तक पहुँचाए जा रहे हैं। सामीन, हम ज़ियाबतीस के बारे में बात करते हैं और अगर ज़ियाबतीस की बात करें तो ज़ियाबतीस और हाई ब्लड प्रेशर यकीनन एक ऐसे मर्ज़ हैं जो कि खामोश कातिल हैं और इनमें मुब्तला मरीज़ों की अक्सरियत हम अपने ही मर्ज़ से लाइल्म रहती है और हमें नहीं पता चलता कि हमारे अंदर होने वाली क्या क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं ज़ियाबतीस की वजह से। इसी के लिए इस पे बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में डॉक्टर नदीम नईम को बुलाया है, इनवाइट किया। हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट पेमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट कराची एंड एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। वेलकम टू माय शो हेल्थ फॉर एवरीवन डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हम जैसे कि आपको पता है कि हम आज ज़ियाबतीस उसका बचाव और उसके इलाज के ऊपर बात कर रहे हैं। यकीनन बचाव बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं पहला सवाल जो पूछना चाहूँगी कि ज़ियाबतीस क्या है, इस पर तो हम बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में ज़ियाबतीस की शरह क्यों बढ़ी? अगर हम बात करें पूरी दुनिया की तो इस वक्त हमारा मुल्क इस बीमारी की लपेट में दिन ब दिन इसमें मर्ज में इजाफा ही होता जा रहा है। एग्जैक्टली। अगर हम IDF एटलस की बात करें 2019 के जो पूरी दुनिया के स्टेट्स हैं तो वो हमें ये बताते हैं कि दुनिया में इस वक्त तकरीबन 43 करोड़ शुगर के मरीज हैं जो 18 में से एक बनता है। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो हम पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी ने जो डायबिटीज़ प्रेवलेंस सर्वे किया था तो वो हमें ये बता रहा था कि 20 साल से ज़्यादा उम्र के 6 में से एक इंसान को, एक शहरी को शुगर है पाकिस्तान के अंदर। और मैं बात कर रहा हूँ 6 में से एक शहरी को, और मैं बात कर रहा हूँ 10 में से एक की। यानी पूरी दुनिया में जो प्रेवलेंस शुगर की है हम उससे डबल प्रेवलेंस के साथ घूम रहे हैं। और अगर कोई मुझसे पूछे कि इसका क्या रीज़न है तो मैं सिर्फ एक लफ्ज़ बोलना चाहूँगा, लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल। हम दुनिया से बहुत बहुत पीछे जा रहे हैं अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो साहब। तो ये लाइफस्टाइल क्या चीज़ होती है? मतलब हम अपना लाइफस्टाइल क्यों दिन ब दिन ख़राब करते जा रहे हैं? इसकी क्या वजह नज़र आती है? देखिए, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो अगर मैं इसको इस तरीके से लेना बस चाहूँ, आज से 15 साल या 20 साल पहले की अगर हम बात करें तो हम यूरोपियन कंट्रीज़ को या अमेरिकन्स को उनको हम कहा करते थे कि वो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा सुस्त हैं, हर चीज़ के अंदर मशीन्स के पीछे जाते हैं, अपने काम अपने हाथ से करना पसंद नहीं करते हैं। और हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था। हम लोग हर चीज़ अपने हाथ से किया करते थे। हमारे जो बड़े हुआ करते थे उनमें बहुत कम शुगर की प्रेवलेंस नज़र आती थी। उसका रीज़न ये था कि उनका लाइफस्टाइल बहुत बेहतर था, सीडेंट्री नहीं था, बाहर की चीज़ें नहीं खाया करते थे। हमारे पास बर्गर कल्चर बिल्कुल भी नहीं था। हम लोग सिंपल खाने खाया करते थे, लो कार्बोहाइड्रेट काउंट वाले, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वाले। लेकिन पिछले 15 या 20 साल के अंदर हमने जो आंखें बंद करके फॉलो करना शुरू किया यूरोपियन कंट्रीज़ को और अमेरिकन्स को, वो लोग बेहतर होते चले गए और हम उनको फॉलो करते करते उस जगह पे आ गए जिस जगह पे अब हम उनसे ज़्यादा प्रेवलेंस के साथ शुगर के मरीज़ बनते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ वॉक की, ठीक है, अब वो लोग वॉक करते हैं, उनके पास पार्क कल्चर मौजूद है, रोज़ाना आधे घंटे की जॉगिंग कर रहे होंगे। हम लोग उठते सुबह को 11 बजे। अगर आप अमेरिका के अंदर कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाते हैं, आप यकीन करेंगे कि उनकी कॉन्फ्रेंस यूजुअली सुबह 7 बजे शुरू हो जाती है। हम लोग 12 बजे उठ रहे होते हैं, हमारी मार्केट्स 12 बजे खुलती ही नहीं है। एग्जैक्टली। और हम वैसे तो जब कोरोना था तो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस पे तो हम बहुत रोते थे कि इतनी जल्दी मार्केट्स बंद कर दी और इतनी सुबह सुबह खोल दी, लेकिन आई डोंट नो किस तरह। मैं एक सिंपल से एग्जांपल दूँ। अगर आप अपनी गाड़ी की बात करें, हमारी गाड़ी, यंग लोगों को बहुत शौक होता है कि मैं अपनी गाड़ी को साफ रखूँ तो, और ये सारी चीज़ें। मैं बेसिकली गांव से बिलोंग करता हूँ, तो जब हम अपने गांव में हुआ करते थे तो हमें भी बड़ा शौक होता था कि जी अपनी गाड़ी को साफ करें और धोएं। अब जब कराची के अंदर हम शिफ्ट हुए 4-5 साल पहले की बात है, तो यहाँ मैंने एक नया कल्चर देखा कि वो एक बंदा होता है, वो सुबह को आता है, वो आपसे मंथली 5000
1500 लेता है, हाँ, और वो सब लोगों की जो है ना पूरी आपकी सोसाइटी की गाड़ियाँ धो के चला जाता है, बिल्कुल। और हम सुकून से सुबह 11 बजे उठते हैं, और और उसके बैठ बाद के फिर हम चले सोच रहे होते हैं कि यार हम काम क्यों नहीं करते हैं, हमारे पास तो वक्त ही नहीं है। तो मतलब आप अपनी चीज़ें दूसरों से वो करवाते करवाना चाहते हो, और फिर आप चाहते हो कि आपके पास वक्त नहीं है। वक्त ज़रूर है, आप कर सकते हो, आप तो सिर्फ अपने आप के साथ सिंसियर हो। बिल्कुल, आप बिल्कुल अच्छी बात करें कि मतलब हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं करने को, एग्जैक्टली, लेकिन हम नहीं करना नहीं चाहते, करना चाहते। सुबह उठना नहीं चाहते। बिल्कुल, आप बहुत ही अच्छी बात की डॉक्टर आपने। और अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं डायबिटीज़ की टाइप 2 की, मैं इस पे थोड़ा-सा बात करना चाहती हूँ। यकीनन टाइप 1 और टाइप 2 को हम बहुत दफ़ा इसको डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ी-सी इस पे नज़र भी डाल चुके हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 क्या होते हैं, ठीक है? और क्या वजह है कि जो डायबिटीज़ 2 है, पहले हम देखते थे कि ये ख़ास तबके में देखा जाता है बड़े उम्र की एक अरसे के बाद, लेकिन अब हम देखते हैं हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हर किसी के अंदर डायबिटीज़ 2 है। तो इस पे प्लीज़ थोड़ा सा हाँ, बताइएगा एग्जैक्टली। टाइप 2 की बात करते एग्जैक्टली, अगर हम टाइप 2 और टाइप 1 का डिफरेंस जानना चाहें, तो टाइप 1 एक ऐसी बीमारी है जिसे आप रोक नहीं सकते। आज तक कोई ऐसा तरीका दरियाफ्त नहीं हुआ है कि आप टाइप 1 को रोक सकते हैं, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है बहस करने की ज़रूरत नहीं है, उसको तो मैनेज ही करना पड़ता है। हैं। लेकिन टाइप 2 एक ऐसी बीमारी है जिसे आप रोक सकते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, जब हम MBBS में पढ़ा करते थे, तो हमारे टीचर हमें बताते थे कि टाइप 2 डायबिटीज़ 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को होती ठीक है। है। आज मेरे पास, मेरी हर ओपीडी के अंदर 2 से 3 16 साल की बच्चियाँ, 18 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ आ रहे हैं। और आपको पता है, उन सब में सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, सिर्फ एक चीज़, उनका BMI, बॉडी मास इंडेक्स, उनका वजन, उनका वेट। वेट से टाइप 2 डायबिटीज़ का डायरेक्ट रिलेशन होता है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल से, एक्सरसाइज ना करने से, वॉक ना करने से, जंक फूड लेने से। मैं एक बड़ी बड़ी कॉमन टर्म यूज़ करता हूँ, जिसे मैं कहता हूँ वाइट पॉइजन। वाइट पॉइजन हमारे माशरे को खाता जा रहा है। जिसे क्या हम है वाइट चीनी पॉइजन? कहते हैं। वाइट चीनी, वाइट आटा, वाइट चावल, वाइट नमक। हम हर चीज़ वाइट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमने रोटी भी बनानी है, तो पहले ज़माने के अंदर वो जो चक्की का आटा आया चक्की करता का था, वो हम आटा। बड़े शौक से खाते थे। आज हमारे बच्चे कहते हैं वाइट आटे के बगैर तो हमें कोई चीज़ आगे नहीं। बिल्कुल, और बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो चक्की का आटा तो हमें पसंद ही नहीं होता। वो हाँ, कहते हैं बिल्कुल। कि उसकी रंग ही सही नहीं है, चाहे हमारे अंदर जो उसके असरात हो रहे हैं उसमें कोई एग्जैक्टली, फ़र्क उसमें नहीं पड़ता। बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि आप सोच नहीं सकते। आप बिलीव करेंगे, एक कोल्ड ड्रिंक की अगर मैं बात करूँ, तो आपको पता है एक कोल्ड ड्रिंक में कितने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? तकरीबन 30 to 40, अराउंड 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 70। और एक रोटी में होते हैं 15 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि एक 250 ml की कोल्ड ड्रिंक इज इक्विवेलेंट टू 5 रोटियाँ। आप अपने 3 साल के बच्चे को कभी 5 रोटियाँ खाना अलो करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन वही 3 साल का बच्चा जब आपसे कोल्ड ड्रिंक मांगता है, तो हम एक गिलास भर के उसको फ़ौरन दे देते हैं। तो वो बच्चा जो 5 रोटियों के इक्विवेलेंट कार्बोहाइड्रेट हफ्ते में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा ले रहा है, तो आप बिलीव करें कि आप उस बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं। हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारी जनरेशन्स को हमें बचाना है। मैंने एक कैंपेन शुरू की थी बेसिकली प्री मेच्योर डायबिटीज़ के हवाले से, जिसके अंदर मैंने कुछ टीवी प्रोग्राम्स भी किए, मैंने कुछ आर्टिकल्स भी लिखे, और बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स आया था। उसका एक ही टॉपिक था, प्री मेच्योर डायबिटीज़। हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को बचाना है, और अगर हम आज कुछ नहीं कर सके, तो हम आगे भी कुछ नहीं कर कुछ सकते। नहीं कर सके। और डॉक्टर नदीम, अगर मैं थोड़ी सी ऐसी रिसर्च करी थी, तो मैंने एक दो तीन चीज़ें पढ़ी कि बाहर के ममालिक में अब जो हमारी बेवरेजेस कंपनी है बाहर के ममालिक में, वहाँ पर एक रिसर्च काम किया जा रहा है इस पर कि जितने भी जूसेस और ड्रिंक्स हैं, अब उसमें शुगर का इस्तेमाल किया जाए, नेचुरल शुगर को इंडक्ट किया जाए, क्योंकि जो बीमारी, जो ओबेसिटी, ज़ियाबतीज़ और ब्लड प्रेशर जितना तेज़ी से बढ़ रहा है, आने वाले हस्पताल भी शायद इस खौफ में आ जाएंगे। जितना हम कोविड से डरते हैं, ठीक है, जितना कोविड का खौफ है, आई थिंक मैं कहूँगी कि उससे कहीं ज़्यादा बड़े मसलों में हम आने वाले हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, एक और, जैसे आपने चीनी की बात की, बहुत सारे लोग सारा दिन जो है चाय में भी चीनी, हम समझते हैं कि जी चाय के अगर 10, बहुत सारे लोग हैं दिन में 6 से 7 चाय के मग पीते हैं, और हर एक चाय के मग में 2 चम्मच चीनी भी होती है। वो कहते हैं जी चाय चीनी के बगैर कैसे पी सकते हैं? अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ भी जो मैं ऐड करना चाहूँगा, एक स्कैम है ब्राउन शुगर। बिल्कुल। आप लोग समझते हैं कि शायद ब्राउन शुगर अच्छी है, या शायद गुड़ अच्छा है। गुड़ अच्छा। तो 1 चमचे चीनी में जितने कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं, तकरीबन उतने ही कार्बोहाइड्रेट 1 चमचे ब्राउन शुगर में मौजूद हैं। तकरीबन उतने ही कार्बोहाइड्रेट हमारे गुड़ में भी मौजूद हैं। तो खुदा के लिए मीठे से परहेज़ करना है, चाहे वो व्हाइट चीनी है, चाहे वो ब्राउन शुगर है, चाहे गुड़ की बात हो रही है। जहाँ तक नेचुरल का सवाल है, नेचुरल स्वीटनेस डेफिनेटली वो हम अलो करते हैं। अगर हम बात करें फ्रूट की या फ्रूट जूसेस की, तो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में तो अलो किए जा सकते हैं। जैसे अगर मैं पूरे 1 गिलास या 1 कप जूस की बात करूँ, तो उसके अंदर बड़ी मुश्किल से 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो 1 चमचे चीनी के बराबर होते हैं, तो उसको तो आप अलो कर सकते हैं। लेकिन एक्सेस इज़ एवरीथिंग, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ डेफिनेटली बैड।
تو اگر آپ کو جوس بھی آپ کہیں گے جی میں دن میں 3 گلاس یا 4 گلاس جوس کے پینا چاہتا ہوں تو اس میں بھی اتنی زیادہ کاربوہائیڈریٹ کنٹینٹ ہو جاتا ہے کہ بات پھر وہی ہو جاتی ہے. تو ایکسیس از بیڈ. چینی تو کم بھی بری. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے, کمرشل بریک لیتے ہیں اور کالز بھی آ رہی ہیں, کالز بھی کریں گے. اسٹے ٹیون ود اس. We will be right back after this short commercial break. Success doesn't come to you. You have to go forward and capture it instead. The road ahead can be straight and smooth or full of twists and turns. But remember to keep moving forward. Don't look back. Don't return. If it's greatness you want, then it's greatness you get. Changan Allswin. Drive your dreams. For booking details, visit Changan 3S dealerships or log on to changan.com.pk. Spread your wings so you can fly. یاد رکھیں دل کے دورے یا فالج کے حملے کی صورت میں تاخیر جسمانی معذوری کے ساتھ ساتھ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے. ایسی صورت میں آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کی ایمرجنسی سروس میں بلا تاخیر پہنچے. رابطہ کیجیے 021-111-911-911. امبر آپ کی ہوسٹ, آپ کی فیوریٹ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں. سامعین, آج ہم ذیابطیس بچاؤ اور علاج کے اوپر بات کریں. آج کا ہمارا شو ہلٹن فارما پاکستان اور انڈوکرائن سوسائٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے, اور ہمارے اسٹوڈیو میں آج ڈاکٹر ندیم نعیم موجود ہیں, کنسلٹنٹ انڈوکرینالوجسٹ اینڈ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ کراچی کا, ایگزیکٹو ممبر ہیں پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی کے. جی ڈاکٹر صاحب, ہم چینی کے اوپر ہی بات کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ ویسے تو ہم اپنی زندگی میں اپنی زبان میں تو مٹھاس نہیں پیدا کرنا چاہتے, ٹھیک ہے. اگر ڈاکٹر صاحب اگر ہم دیکھیں تو اپنا لائف اسٹائل آپ تو ہے ہی ہے, لیکن ہم اپنے بولنے میں بھی مٹھاس نہیں پیدا کرنا چاہتے, لیکن ہم چینی کھانا ضرور چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب. تو اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اگر ہم عام آدمی کی اگر ہم بات کریں تو یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ اس کو ذیابطیس کا خطرہ ہے, اور ایک جیسے اسکریننگ ہم جسے کہیں کہ کب ہمیں, اگر ہسٹری ہے آپ کی فیملی ہسٹری ہے تو آپ کو کتنا اپنے بارے میں وہ رہنا چاہیے کہ آپ ٹیسٹ کب کرانے, اس پہ تھوڑی سی بتائیں. ہاں ایگزیکٹلی. دیکھیں گائیڈ لائنس کی اگر ہم بات کریں تو اگر آپ کی عمر 35 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کو سال میں ایک دفعہ اپنا فاسٹنگ بلڈ شوگر ضرور کروانا چاہیے. یہ گائیڈ لائنس کی بات ہے. اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ سا اسکور ریپڈ اسکور کے نام سے ڈیولپ کیا گیا ہے. ہم پاکستانیوں نے ڈیولپ کیا. پاکستان میں بقا انسٹیٹیوٹ آف ڈائبٹیز اور انڈوکرینالوجی اور پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. اب یہ کیا ہے ریپڈ اسکور؟ یہ عام لوگوں کے لیے بنا ہے. ہم اسکور بناتے ہیں, پوائنٹس دیتے ہیں, اور اس پوائنٹ کی بیس پہ ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ سامنے والا جو شہری ہے, جو انسان موجود ہے, کیا اس کو شوگر کا رسک موجود ہے. اس میں آپ کو بس 3 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. سب سے پہلے فیملی ہسٹری آف ڈائبٹیز. اگر آپ کے خاندان میں شوگر موجود ہے تو آپ 1 پوائنٹ دیں گے. دوسرا آپ کا ویسٹ سرکمفیرنس. اگر آپ ویسٹ سرکمفیرنس کسی بھی میٹر سے اٹھا کے آپ ایزیلی ناپ سکتے ہیں. اگر آپ میل ہیں اور آپ کا ویسٹ سرکمفیرنس 90 سینٹی میٹر یا اس سے زیادہ ہے, یا فیمیل ہے اور آپ کا ویسٹ سرکمفیرنس 80 سینٹی میٹر یا اس سے زیادہ ہے, تو ڈیفینیٹلی ہم اس کے 2 پوائنٹ دیتے ہیں. تیسرا آپ کی ایج. اگر آپ کی ایج 50 سال یا اس سے زیادہ ہے تو 3 پوائنٹ, 40 سال سے زیادہ ہے تو 2 پوائنٹ. یہ بڑا سمپل ہو گیا. آپ نے 3 سوالوں سے 5 منٹ میں بیٹھے بیٹھے اپنا اسکور بنا دیا. اگر آپ کا اسکور 4 یا 4 سے زیادہ بن جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شوگر ڈیولپ ہونے کے خطرے سے 2-4 ہیں, اور اگر آپ کو اپنی شوگر کو چیک کرنا چاہیے. آج کل تو بہت آسان ہو گیا, گلوکومیٹرز موجود ہیں, لیبس موجود ہیں. 200-250 روپے کے اندر ایک فاسٹنگ بلڈ شوگر ہو جاتی ہے. آپ 8 گھنٹے کی فاسٹنگ کریں. ہم یوزلی جب رات کو کھانا کھا کے سوتے ہیں تو صبح اٹھتے ہیں تو 8 گھنٹے ہو چکے ہوتے ہیں, کوئی 12 گھنٹے کی فاسٹنگ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی ہے. آپ لیبارٹری چلے جائیں, لیبارٹری جا کے فاسٹنگ بلڈ شوگر کروائیں. اگر آپ کی فاسٹنگ بلڈ شوگر 100 سے کم آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو آپ شوگر کے مریض ہیں, نہ آپ خطرے سے 2-4 ہیں. اگر آپ کی شوگر خدا نہ کرے 126 یا اس سے زیادہ آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شاید آپ کو شوگر ہو چکی ہے. حالانکہ کنفرم کرنا پڑے گا, لیکن آپ کو فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگنا چاہیے. اگر آپ کی شوگر 100 سے 126 کے درمیان آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی شوگر کے مریض ہوئے تو نہیں ہیں, لیکن آپ پری ڈائبیٹک ہیں, آپ بارڈر ایریا کے اوپر موجود ہیں, اور آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ایک کال لیتے ہیں, کال ڈسکنیکٹ ہو گئی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یعنی ہمیں 2-3 دن کنٹینیو. اچھا, گھر میں بھی خود بھی فاسٹنگ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. گلوکومیٹر پہ ہم بہت زیادہ ڈائگنوسس کے لیے بھروسہ نہیں کرتے ہیں. جب آپ شوگر کے مریض ہو جاتے ہیں اس کے بعد تو گلوکومیٹر پہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہر وقت آپ لیب نہیں جا سکتے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو اسکریننگ تو دے سکتا ہے.
अगर ग्रे एरिया के अंदर आ जाता है तो आप लेबॉर्ट्री से जाके टेस्ट करवा सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोमीटर रीडिंग ही 90 की दे रहा है तो फिर तो ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर वो ग्रे एरिया 100, 110, 115, 130 के आसपास आ रहा है, डायग्नोसिस नहीं बनाता ग्लूकोमीटर, उसके लिए आपको लैब ही जाना पड़ता है. लेकिन ग्लूकोमीटर आपको हिंट ज़रूर दे देता है कि आपको डायग्नोसिस करना है. कॉल लेते हैं जी. अस्सलाम वालेकुम. कौन है हमारे साथ कॉल पे? सर गुरबत से बात कर रहा हूँ खानदान जो मेरे जो बहुत शुगर है तो क्या करूँ शुगर से काम हमारे पास डॉक्टर पास नहीं है हमें 12 जाता है. ठीक है, कुछ सवाल पूछते हैं. इलाज में कुछ सवाल है सर. हाँ देखें, असल में शुगर ठीक है, को ओके. एग्जैक्टली शुगर को मैनेज करना एक्चुअली इस तरीके से नहीं होता. लोग समझते हैं कि हम डॉक्टर साहब को मैसेज कर देंगे अपनी 400 शुगर लिख के और वो मैनेज हो जाएगा. ये बहुत मुश्किल होता है. शुगर एक कॉम्प्लिकेटेड वे से मैनेज होती है, जिसमें डाइट थेरापी देनी पड़ती है, एजुकेशन थेरापी देनी पड़ती है. फिर भी हम जिस एरिया में रहते हैं, डेफिनेटली हमें पता है कि हर किसी की हेल्थ केयर के ऊपर एक्सेस इतनी अच्छी नहीं है. मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो हर शुगर के मरीज़ को, जितनी भी शुगर आ रही है, उसको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए. अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ अपनी शुगर को बेटर कर पाएंगे. बाकी डॉक्टर को तो डेफिनेटली एक्सेस करना चाहिए. जिसमें सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं अपने मरीज़ों को ये कहता हूँ कि अगर आप घुटनों के दर्द के मरीज़ नहीं हैं और आप दिल के मरीज़ नहीं हैं, तो आपको रोज़ाना हाफ एन आवर की ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए. आधा घंटा चलना है आपने, रोज़ाना चलना है, तेज़ चलना है और खाली पेट चलना है. ये दुनिया का सबसे ज़रूरी काम है आपके लिए. सिर्फ इस एक पॉइंट से आप अपनी शुगर 60 से 70 mg कम कर सकते हैं. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, खुदा के लिए चीनी बंद करें, गुड़ बंद करें, जिस चीज़ में चीनी डली हुई है उसको बंद करें. और एक चीज़ जो अक्सर हम लोगों को पता भी नहीं होती है, कलेजी. आपको पता है 100 ग्राम कलेजी के अंदर कितना कोलेस्ट्रॉल होता है? 390 mg कोलेस्ट्रॉल 100 ग्राम कलेजी में. इसको बंद करें. हाँ, पता नहीं क्या क्या खा रहे होते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप ये चीज़ें बंद कर रहे हैं डेफिनेटली, इसके बाद आप अपनी डाइट को पोर्शंस में लेके जाएं. हम एक वक्त में 3 रोटियां खाने के शौकीन लोग हैं या चावल की 3 प्लेटें खाने के शौकीन लोग हैं. अगर हम इसी को पोर्शन में ले जाएंगे तो वो जो डिप आती है शुगर के अंदर वो एटलीस्ट नहीं आया करेगी. बाकी डॉक्टर को तो डेफिनेटली आपको एक्सेस करना चाहिए. एक कॉल है जी. अस्सलाम वालेकुम. कौन है हमारे साथ कॉल पे? जी नदीम साहब. सबसे एक सवाल पूछना था. बेसिकली हमारी फैमिली बीमारी है शुगर की ना. ठीक है. मेरे फादर की भी और मदर की डायबिटीज शुगर हुई और सबकी तकरीबन इतनी हुई है. तो कितने बेसिकली वो तो 450 500 में पहुंच गई थी, तो वो अफेक्ट कर गया था किडनी फादर के और मदर का हार्ट. तो हम कहाँ पे जाके कंट्रोल करते हैं पे आ जाए बॉर्डर एरिया पे कितना तो क्रॉस कर गई तो ये अफेक्ट करेगी किसी चीज को. हाँ एग्जैक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. बहुत अगर आप शुक्रिया ये कॉल करने का. अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आपके टारगेट्स क्या हैं? एक्चुअली तो टारगेट देखिए इंडिविजुअलाइज्ड होते हैं. हर पेशेंट के अपने टारगेट होते हैं, एज के लिहाज से टारगेट होते हैं, गुर्दों की कंडीशन के लिहाज से टारगेट होते हैं. लेकिन अगर मैं इसको जनरलाइज्ड करना चाहूँ, आप शुगर के मरीज़ हैं और आपके गुर्दे बचे हुए हैं, तो आपकी फास्टिंग शुगर यानी किसी भी खाने से पहले की शुगर 80 से 120 के दरमियान होनी चाहिए. खाने के 2 घंटे बाद की शुगर 100 से 160 के दरमियान होनी चाहिए. ये इंडिविजुअलाइज्ड नहीं है, ये जनरलाइज्ड है. आपका डॉक्टर ही आपको एक्चुअल टारगेट बता सकता है. लेकिन एटलीस्ट अगर मैं जनरल बात करूं तो जनरल बात ये है कि अगर आपकी शुगर इन रेंजेस में आती है तो आपको कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस मिनिमल होते हैं. तो एटलीस्ट इन रेंजेस में तो होनी चाहिए. अगर इससे ज़्यादा टाइट आपके डॉक्टर कह रहे हैं तो डेफिनेटली वो सही कह रहे होंगे. या अगर इससे थोड़ा सा लेक्स कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर किडनी कंडीशन या बिकॉज ऑफ योर एज, तो वो भी बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे. लेकिन जनरली आपकी अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो फास्टिंग शुगर या खाने से पहले की शुगर 80 से 120 के दरमियान और खाने के 2 घंटे बाद की शुगर, खाना शुरू करने के 2 घंटे बाद की शुगर 100 से 160 के दरमियान होनी चाहिए. अच्छा डॉक्टर अली, डाइट के ऊपर भी हम अभी डिटेल से बात करते हैं. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको शुगर डायग्नोस हो चुकी है, दवा लेना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. Exactly. और दवा अब कभी कभी समटाइम ऐसा है कि दवा टैबलेट की बात करी मैं, टैबलेट से कंट्रोल नहीं हो रही है तो इंसुलिन भी करने लगती है. बड़ा लोगों के अंदर खौफ है जी इंसुलिन लगेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा. तो टैबलेट और इंसुलिन क्या बेहतर है, ये हमेशा बहस रहती है. इस पे क्या कहेंगे? एक्चुअली देखिए, 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. मुख्तलिफ डॉक्टर्स के मुख्तलिफ ओपिनियंस होते हैं. लेकिन अगर मैं गाइडलाइंस की बात करूँ, पूरी दुनिया आजकल एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के ऊपर चलती है कि जो चीज़ आपके हज़ारों पेशेंट के डेटा में सामने आती है वो फॉलो की जाती है. कुछ लोग कहते हैं कि इंसुलिन आखिरी इलाज है, कुछ लोग कहते हैं कि इंसुलिन पहला इलाज है. मैं कहता हूँ कि इंसुलिन ना आखिरी इलाज है ना पहला इलाज है. इंसुलिन जिस मरीज़ को ज़रूरत है उसके लिए पहला इलाज है, जिसको ज़रूरत नहीं है उसके लिए बिल्कुल इलाज नहीं है. टेबलेट्स हमेशा फर्स्ट लाइनर होती हैं हमारी. ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा पर्सनल, ये मैं गाइडलाइंस की बात कर रहा हूँ. वेदर इट्स अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन या अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी, सब गाइडलाइंस के अंदर फर्स्ट लाइनर्स हमेशा टेबलेट्स होती हैं. उसका एक स्पेसिफिक रीज़न है. इंसुलिन बहुत अच्छी है डेफिनेटली. इंसुलिन की साइड इफेक्ट प्रोफाइल बहुत कम है. इंसुलिन हमारी बॉडी में नॉर्मली मौजूद होती है.
لیکن انسولین آپ کے ہارٹ کو بچانے کے لیے کوئی ایکسٹرا بینیفٹ نہیں دیتی ہے. اگر میں بات کروں ایتھروسکلیروٹک کارڈیوویسکولر پروٹیکشن کی یعنی دل کو بچانے کی, تو انسولین نہ تو کوئی فائدہ دیتی ہے نہ کوئی نقصان دیتی ہے, صرف شوگر کو ضرور کنٹرول کرتی ہے جس کے ذریعے انڈائریکٹلی آپ کا ہارٹ آپ کا برین بچ سکتا ہے, لیکن ڈائریکٹلی کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن آج کل ایسی میڈیکیشنس آ گئی ہیں جو ڈائریکٹلی شوگر کو کنٹرول کرنے کے علاوہ آپ کے ہارٹ کو بینیفٹ دیتی ہے. تو اگر آپ پہلے سے ہارٹ اٹیک کے مریض آپ کو کبھی ہو چکا ہے, پہلے سے کبھی آپ کو فار ایگزامپل اسٹروک یعنی فالج کا حملہ ہو چکا ہے, تو اور ایون اگر نہیں بھی ہو تو بھی ہماری فرسٹ لائنرز ہمیشہ میڈیکیشنس ہی ہوتی ہیں, اورل تھراپی ہوتی ہے. پھر جس جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ اورل تھراپی فیل ہو چکی ہے, مریض کے اپنے پینکریاز میں بہت زیادہ جوس موجود نہیں ہے, تو پھر ہم انسولین کی طرف جاتے ہیں. ٹائپ 1 کے اندر صرف انسولین. ٹائپ 1 کے چھوٹے بچے جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے ساتھ آتے ہیں 6 سال 10 سال 12 سال کے, ان کے اندر کوئی اورل تھراپی نہیں دی جاتی ہے. بہت لوگ آ کے ہم سے پوچھتے ہیں, ان میں کیونکہ پینکریاز کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا, تو اس وجہ سے ان کے اندر صرف اور صرف انسولین دینی چاہیے. لیکن ٹائپ 2 میں اب ہمارے پاس بہت اچھے آپشنس موجود ہیں. تو وہ جو پرانا کانسیپٹ 1970 سے چلا آ رہا ہے کہ انسولین از فرسٹ تھراپی, انسولین از فرسٹ تھراپی, تو یہ تھوڑا سا آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا. اب ہمارے پاس بہتر میڈیکیشن موجود ہیں, لیکن جہاں پہ انسولین کی ضرورت ہے انسولین کا کوئی متبادل نہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم شوگر کی بات کریں کہ اگر شوگر کنٹرول نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہم لاپرواہ بھی ہوتے ہیں, اور میں نے دیکھا ہے بہت سارے ایسے لوگ کو جو شوگر کا مرض, وہ سمجھتے ہیں اگر آپ دوا کھا رہے ہیں تو آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ڈائٹ میں چاہوں گی ایک تو وہ بھی ڈیٹیل میں بتائیے گا, اور پہلے ڈائٹ پہ ہم بات کر رہے تھے, پھر نقصانات کیا کیا ہوں گے پھر اس پہ بات کریں. ایگزیکٹلی. ہم لوگوں نے آئیڈیلی تو اگر کوئی شوگر کا مریض ہے تو اس کو ڈائٹیشین سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے. پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے, ڈائٹیشین پوری پراپر انڈیویجولائز ڈائٹ پلان بنا کے دیتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم پاکستان میں پریکٹس کرتے ہیں, پاکستان کے اندر لوگوں کا فائنینشیل اسٹیٹس شاید اتنا اچھا نہیں ہے کہ وہ ڈائٹیشین کے الگ جو ہے وہ فیس بھر سکیں, ڈاکٹر کی الگ فیس بھر سکیں. تو ایٹ لیسٹ ہم یہ کوشش ضرور کرتے ہیں کہ ایک جنرل پلان لوگوں کو دے دیا جائے. ایک جنرل پلان ہر ڈاکٹر کا بنا ہوا ہوتا ہے, میرا بھی بنا ہوا ہے. وہ جنرل پلان آپ کی شوگر کو جنرلی مینیج کرنے کا کام کرتا ہے. میں دوبارہ بتاؤں گا کہ ایکچولی آئیڈیلی تو ہر کسی کا انڈیویجولائز پلان ہونا چاہیے, کیلریز کیلکولیٹ ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ مجھ سے جنرل پلان پوچھ رہی ہیں تو میں جنرل پلان میں جو چیز میں پہلے ہی بتا رہا تھا کہ کچھ چیزیں تو بالکل بین ہیں, میں اپنے مریضوں کو کبھی الو نہیں کرتا. وہی چینی, وہی گڑ, وہی چینی سے بنی ہوئی چیزیں, وہی کولڈ ڈرنکس, وہی کیک, وہی مٹھائیاں, بالکل بین ہے, بالکل تھوڑا بین سا بھی نہیں. اگر آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے ڈاکٹر الو نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس بین ہی ہونے چاہیے. ہاں, آپ شوگر فری چیزیں لے سکتے ہیں, میں شوگر فری چیزوں کے حق میں ہرگز نہیں ہوں, لیکن ایک اسپیسیفک کوانٹٹی میں لی جا سکتی ہے. ہمیں انسانوں کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے, ہم روبوٹ ٹریٹ نہیں کرتے ہیں. شوگر فری چیزوں کے نقصان ہیں, تو اس کا جواب ہے کیا بہت زیادہ ہیں. بہت زیادہ تب ہیں جب آپ اپنی کوانٹٹی کو ایکسیس کوانٹٹی میں لیتے ہیں. اگر آپ ایک اسپیسیفک کوانٹٹی میں, جیسے ایک دن کے اندر اگر آپ کوئی بھی شوگر فری ٹیبلٹس جو آتی ہیں چائے میں 2 ٹیبلٹ یا 4 ٹیبلٹ ڈال کے پی لیتے ہیں, تو یہ بات پروون ہے ریسرچ کے ذریعے کہ وہ کوئی نقصان نہیں دیتی ہے. لیکن اگر آپ دن میں 7 کوپ چائے کے پئیں گے اور اس میں ہر دفعہ 2 یا 4 گولیاں ڈال کے لیں گے, تو ڈیفینیٹلی اس کے نقصان ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا پورشن, جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک وقت میں بہت سارا کھانا آپ کی شوگر میں ایک بڑی پیک لے کے آتا ہے. پھر جب ہم 12 گھنٹے کچھ نہیں کھاتے ہیں تو شوگر کے اندر ڈپ لے کے آتا ہے. کوئی بھی ایسا مریض جو انسولین پہ ہے یا ایون گولیوں کے اوپر ہے, اگر وہ 10 یا 12 گھنٹے نہیں کھائے گا تو ظاہر گولیاں تو کام کر رہی ہوں گی یا انسولین تو کام کر رہی ہوگی. پھر ہائپوگلائسیمیا کے چانسز ہوتے ہیں, شوگر کے گرنے کے. شوگر بڑھنا خطرناک ہے, 5 سال میں ڈیمیج کرے گا. شوگر گرنا بہت خطرناک ہے, 5 منٹ میں ڈیمیج پیدا کر دے گا. تو شوگر بڑھنے سے بھی ڈرنا چاہیے اور شوگر گرنے سے بھی ڈرنا چاہیے. اسی وجہ سے جیسے میں اگر شوگر آپ گرنے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ Exactly. بڑھنے کی تو مجھے سمجھ آ بالکل, گئی. شوگر گرنے کی وجہ یوزلی ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے اندر, ایون ٹائپ 1 کے اندر, کیونکہ ہم تھراپی دے رہے ہوتے ہیں نا, ہم گولیاں دے رہے ہیں یا انسولین دے رہے ہیں جو شوگر کو نارملائز کرتی ہیں. اب اگر آپ کھانا ہی نہیں کھائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی باڈی میں شوگر ہی نہیں ہے, لیکن وہ گولیاں تو کام کر رہی ہیں, وہ انسولین تو کام کر رہی ہے, تو وہ جو وہاں پہ شوگر گھوم رہی ہوگی وہ اس کو بھی کم کر دے گی. میں اپنے مریضوں کو بتاتا ہوں, جیسے اگر کسی وقت بھی آپ کہیں بھی موجود ہیں, آپ کی اچانک دل کی دھڑکن تیز ہونا شروع ہو جائے, ہاتھ کانپنے لگے, پسینہ آنے لگے, گھبراہٹ ہونے لگے, بہت شدید قسم کی بھوک لگنے لگے, تو پروبیبلی آپ کی شوگر گر رہی ہے. آپ کو فوراً شوگر چیک کرنی چاہیے. اگر آپ کی شوگر 70 سے کم آ رہی ہے, ہائپوگلائسیمیا لفظ کا مطلب ہوتا ہے شوگر کا 70 سے کم ہونا. کسی بھی وقت, جس وقت آپ کو یہ سمٹمس ہو رہے ہیں, اگر اس وقت 70 سے بلو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شوگر گر رہی ہے, بہت بڑا خطرہ ہے. کرنا کیا ہے, آپ کو کوئک ایکٹنگ کاربوہائیڈریٹس نہیں دینا. کوئک ایکٹنگ کاربوہائیڈریٹس کیا ہوتے ہیں؟ سمپل شوگر, چینی. آپ ایک چینی کا چمچہ اٹھائیں, چبا کر کھا لیں, یا آپ ایک شہد کا چمچہ اٹھائیں, چبا کر کھا لیں, یا آپ ایک جوس کا ایک کپ لے لیں, یا کوئی ایسی کینڈی لے لیں جس میں کم سے کم 15 گرام کے کوئک ایکٹنگ کاربوہائیڈریٹس ہونے چاہیے. 15 فوراً سے بڑھ جائے, اور 15 منٹ بعد دوبارہ چیک کر لیں. اگر ابھی بھی 70 سے کم ہے تو آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں, یا پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں.
ایک اور بات، اگر آپ کے پاس گلوکومیٹر نہیں ہے، آپ کہیں آفس میں موجود ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں کسی جگہ اور یہ سمٹم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گلوکومیٹر نہیں ہے، تو میں ایڈوائز یہی کرتا ہوں کہ آپ کاربوہائیڈریٹس لے لیں، کیونکہ اگر آپ کی شوگر نہیں بھی گر رہی ہوگی تو 200 ہوگی یا 250 ہوگی تو 300 ہو جائے گی، وہ ایکیوٹ کیس کے اندر آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی. لیکن خدا نہ کرے اگر اس وقت آپ کی شوگر 50 تھی یا 60 تھی اور آپ نے میٹھا نہیں لیا تو آپ بے ہوش بھی ہو سکتے ہیں، ہاسپٹل بھی پہنچ سکتے ہیں اور بہت ساری کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا ہمارے پاس کمرشل بریک ہے، کمرشل بریک لیتے ہیں، پھر واپس کنٹینیو کریں گے، آپ کے سوالات بھی شامل کریں گے پروگرام میں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. اسٹے ٹیون ود اس. We will be right back after this short commercial break. یاد رکھیں دل کے دورے یا فالج کے حملے کی صورت میں تاخیر جسمانی معذوری کے ساتھ ساتھ جان بھی مثال کی شوگر اگر کنٹرول نہ ایسی کی جائے صورت تو میں کیا آغا چیزیں خان خراب یونیورسٹی ہاسپٹل کی ایمرجنسی سروس میں بلا تاخیر پہنچے، رابطہ کیجیے یہ سوال کہ بیف کھا سکتے ہیں؟ ہاں، یہ بڑا امپورٹنٹ سب کچھ کہ کیا بڑا کچھ کھانا ہے یا نہیں. Success doesn't come to you. You have to go forward and capture it instead. The road ahead can be straight and smooth, or full of twists and turns. But remember to keep moving forward. Don't look back. Don't return. If it's greatness you want, then it's greatness you get. Changan Oswin. Try your dream. For more details, visit Changan Prius dealerships or log on to changan.com.bk. ہر 2 گھنٹے بعد اپنی چیزیں یہ بھی بولیں، یہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان بھی تھوڑا سا نا غلط کرتے ہیں. یہ بھی تھوڑا ہاں سا ایگزیکٹلی. آپ دیکھیے ویسے بھی تو بار بار ہو جاتا ہے شوگر چیک کرنا تو ضروری ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. امبر آپ کی ہوسٹ آپ کی فیوریٹ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں، جو آپ ہر جمعے کی صبح 10 بجے سے 12 بجے تک سنتے ہیں. سامعین، ہمارے شو کا یہ گھنٹہ ہیلتھ اینڈ فارما پاکستان اور انڈوکرائن سوسائٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. آج ہم ذیابطیس بچاؤ اور علاج پہ بات کریں. ڈاکٹر ندیم نعیم کنسلٹنٹ انڈوکرینالوجسٹ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آپ کال کر کے بھی کوئی سوال کرنا چاہیں تو 021-111-000-105 پر سوال بھی کر سکتے ہیں. اور یقیناً جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ ہر 6 میں سے 1 بندے کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شوگر سامنے ذیابطیس نظر آ رہی ہے. یہاں تک کہ ہمارے بچے بھی اب اس کا شکار ہونا شروع ہو گئے. اور ڈاکٹر صاحب نے ایک ہی بات بتائی ڈاکٹر صاحب کہ لائف اسٹائل بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی یا ہم کرنا نہیں چاہتے، ہم بہت لاپرواہ ہیں، اور یوزلی یہ والا جو آپ کا بیہیویئر ہوتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے لوگوں میں. لوگ سمجھتے ہیں دوائی انسولین کھا رہے ہیں تو میٹھا بھی دبا کے کھا رہے ہیں، کنٹرول نہیں ہوتا، تو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں ہمارے جسم میں؟ ایگزیکٹلی. اصل میں اس کو نا اگر میں بہت سمپل ورڈس میں سمجھانا چاہوں تو میں اپنے مریضوں کو اکثر یہ بات کہتا ہوں، اگر آپ کوئی پتھر اٹھائیں اور اٹھا کے آپ اس کو زور زور سے شیشے پہ مارنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی شیشہ ٹوٹ جائے گا. آپ کی بلڈ ویسلز شیشے کی طرح نازک ہوتی ہیں اور ان بلڈ ویسلز کے اندر شوگر گھوم رہی ہوتی ہے. اب وہ شوگر ایکچولی بیہیو کرتی ہے چھوٹے چھوٹے پتھروں پر، تھوڑی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں کرتی ہے. اگر ہم اس کو بڑھا دیں تو وہ تیزی سے آپ کی بلڈ ویسلز کو ہٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اور الٹیمیٹلی آپ کی بلڈ ویسلز پھٹ جاتی ہیں. اگر آنکھوں کی پھٹیں گی تو آنکھوں کا اندھاپن ہوگا، اگر گردوں کی پھٹیں گی تو گردے خراب ہوں گے، اگر دل کی پھٹیں گی تو دل کا دورہ پڑے گا، اگر دماغ کی پھٹیں گی تو فالج کا حملہ ہوگا، اور اگر ہاتھوں پیروں کی پھٹیں گی تو ہاتھوں پیروں میں جلن ہونے لگے گی، سنسناہٹ ہونے لگے گی، زخم بننے لگیں گے، درد ہونے لگے گا. شوگر ایک بیماری ہے کہنے کو، لیکن یہ ہر بیماری کی جڑ ہے. یہ آپ کے جسم کے ہر عضو کو افیکٹ کر سکتی ہے. اور میں بہت امپورٹنٹ بات ابھی بتانے لگا ہوں، ایک دفعہ اگر کمپلیکیشن ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے، ہم سب ڈاکٹر پھنس جاتے ہیں، ہم سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم اینڈوکرینولوجسٹ، ہم گردے کے ڈاکٹر، ہم دل کے ڈاکٹر، ہم اس کو ریورٹ نہیں کر پاتے. خدا کے لیے اس سے پہلے کہ یہ آپ کو ڈیمیج کر دے اس کو کنٹرول کریں. میرے پاس ایسے بھی مریض ہیں جن کو پچھلے 40 سال سے شوگر ہے، اور آپ یقین کریں گے ان کے گردوں کا ٹیسٹ آج بھی میرے اپنے گردوں کے ٹیسٹ سے بہتر ہے، کیونکہ انہوں نے کنٹرول کیا. شوگر بری ہے لیکن شوگر اگر کنٹرول کی جائے تو یہ کچھ بھی نہیں کرتی. ایک کال لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ جی خالد صاحب تھوڑا سا زور سے بولیے پلیز. ہاں، یہ پوچھنا تھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب سے ملنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس سے پہلے جو ڈاکٹر صاحب آئے تھے کالج والے، ان کا بھی بتا دیجیے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی ایم ایم آئی میں کلینک ایگزیکٹلی جی، میں ایم ایم آئی میں ہوتا ہوں، میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ صفورہ کے اوپر، صبح 9 سے 12 روزانہ وینسڈے کے علاوہ. دوسرا میں امام کلینک کے اندر ہوتا ہوں، نارتھ ناظم آباد کے اندر، ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے اور سیٹرڈے شام کو 7 سے. ٹھیک ہے. اور جو فالج کے ڈاکٹر تھے ڈاکٹر نعمان، وہ آخر میں ہوتے ہیں، تو آپ آخر کے نمبرز پہ کال کر کے ان کا اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں.
جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے فضل کاکر کہتے ہیں فرام کوئٹہ سٹی. آپ کو اور ڈاکٹر صاحب کو آواز کی دنیا میں ویلکم اور جمعہ مبارک. بہت بہت شکریہ آپ کا. بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں اسپیشلی جو ہے ڈاکٹر صاحب جو ہے اکثر جو پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ واک کریں تو واک کرنے کے بعد پھر جو ہے ایڈوائز نہیں دیتے کہ آپ ایسی مثال کے طور پر ایسی پاؤں کی حفاظت کریں, ایسی جوتے پہنیں تاکہ آپ کی پاؤں کی آپ کی مثال کے طور پر انگلی کو نقصان نہ پہنچے. تو بعد میں جو ہے کوئی زخم آ جائے اسی انگلی کو تو آپ کو پتا ہوگا پھر ایک ہماری جو ہے اس پیشنٹ کا جو ہے ابھی تقریباً 2 انگلی کاٹنا پڑے گا. تو ایک یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تھرمامیٹر کا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ شوگر چیک کر لیتے ہو تو اوریجنل مثال کے جو ٹیسٹ کرنے کے بعد چلے جاتے اس تو اور تھرمامیٹر کا زمین آسمان کے فرق ہو جاتے. تو کائنڈلی اگر آپ بتا دیں کون سی جو تھرمامیٹر جو شوگر چیک کر لیتے ہیں کائنڈلی وہ بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. تھینک یو. جی دونوں سوال آپ کے بہت امپورٹنٹ ہیں. پہلا یہ کہ گلوکومیٹر کیا ریلائبل ہے. انٹرنیشنل برانڈس کے گلوکومیٹر ریلائبل ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی میں نام نہیں بتا سکتا یہاں پہ آن ایئر, لیکن کوئی بھی گلوکومیٹر خریدیں کسی انٹرنیشنل برانڈ کا ہونا چاہیے. باہر کی کام. دوسرا اس کو چیک کرتے رہا کریں. چیک کرتے رہنے کا طریقہ بہت آسان ہوتا ہے. ویسے تو بہت سارے طریقے ہیں لیکن میں اپنے مریضوں کو ایک بڑا سمپل طریقہ بتاتا ہوں. آپ گلوکومیٹر اٹھائیں اور آپ لیب میں چلے جائیں. آپ گلوکومیٹر سے اپنی شوگر چیک کر لیں اور اسی وقت آپ لیب والوں کو اپنا بلڈ سیمپل بھی دے دیں تاکہ اس وقت کی شوگر لیب سے بھی آ جائے. اگر آپ کے گلوکومیٹر اور لیب کی ریڈنگ کے اندر 20 تک کا بھی فرق ہے تو آپ کا گلوکومیٹر ٹھیک ہے. اگر 20 سے زیادہ کا فرق ہے تو آپ کے گلوکومیٹر میں کوئی نہ کوئی فالٹ آ رہا ہے. ایک بات, پیروں کا خیال رکھنا بہت امپورٹنٹ چیز ہے. بہت زیادہ شوگر کی جو سب سے ڈریڈڈ کمپلیکیشن کسی بھی مریض کے لیے ہو سکتی ہے وہ پیر کا زخم ہوتا ہے. ریزن یہ ہوتا ہے کہ پیر کی بلڈ سپلائی, پیر کی نرو سپلائی ڈی رینج ہوتی ہے. جیسے ہی زخم ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہیل نہیں ہو پاتا. پیشنٹ مہینوں کے لیے بیڈ ریڈن ہو جاتا ہے اور انگلیاں کٹ بھی سکتی ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے فیس کا جیسے خیال رکھتے ہیں اپنے پیروں کا بھی شوگر کے مریض ویسے ہی خیال رکھا کریں. روزانہ نیم گرم پانی اس کو بھی آپ خود چیک نہ کریں تو بہتر ہے, یا اپنی کونی سے چیک کر لیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو آپ کی نسیں اتنی اسٹرانگ نہیں ہوں گی جو نیم گرم اور زیادہ گرم پانی میں فرق بتا سکیں. اس سے پیروں کو دھویا کریں. اپنے پیر ہمیشہ ڈرائی رکھا کریں, گیلے کبھی نہ چھوڑا کریں, فنگس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. رات کو سوتے ہوئے کوشش کیا کریں کہ پیر کے اوپر اور نیچے ویسلین لگا کے سویا کریں. ویسلین انگلیوں کے درمیان نہیں لگائی جاتی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. پیروں کا معائنہ کیا کریں. اگر آپ کا پیر کبھی بھی لال ہونے لگے, گرم ہونے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ شاید سیلولائٹس ہو رہا ہے یا شارکو ہو رہا ہے. فوراً چلنا پھرنا بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. اگر آپ کی انگلیوں کے درمیان سفیدی نظر آ رہی ہے جسے ہم انٹر ڈیجیٹل فنگس کہتے ہیں, فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کے پیروں میں زخم بن جائیں گے. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کی وجہ سے ہمارے پیر کے اوپر کالے رنگ کے کیلس بن جاتے ہیں. یہ کالے کیلس اوپر سے تو کالے ہوتے ہیں, خاموش ہوتے ہیں, لیکن ان کے نیچے زخم پنپ رہا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. جب کیلس بنا کریں فوراً ویسلین لگایا کریں, بلکہ بننے ہی نہ دیں. ویسلین اگر آپ اپنے پیر کے اوپر یا کوئی موئسچرائزنگ لوشن لگاتے رہیں گے تو وہ بنیں گے نہیں, لیکن اگر بن گئے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ان کو ریموو کروائیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پیروں کے زخم سے اگر آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو بچانا زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اگر ایک دفعہ ہو گیا تو شاید آپ کے 1 سے 1.5 مہینے میں بھی بہت اچھی کیئر سے وہ ٹھیک ہوگا. اتنی آسانی سے زخم ٹھیک نہیں. ایک اور کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ وعلیکم السلام. زبیدہ ادیب بول رہی ہوں, نارتھ نازم آباد سے. جی السلام علیکم. بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی باتیں, معلوماتی باتیں بتائیں آپ نے. یہاں تو ڈاکٹر صاحب ایوری سیکنڈ اینڈ تھرڈ وومن از سفرنگ فرام شوگر ڈائبٹیز. ایون بچے آج کل جو ہے کیونکہ چلیے اسکولس تو کھل گئے, جا رہے ہیں, آن لائن کھانا آ رہا ہے گھر میں, گول مٹول ہو رہے, ماں باپ خوش ہو رہے ہیں کہ بچہ کتنا ہیلدی ہے, ٹائپ 1 ڈائبٹیز. اب ڈاکٹر صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ عموماً میں نے ایلڈرلی لیڈیز کو دیکھا ہے لو پریشر یا لو شوگر ہوتا ہے, چمچ بھر کے چینی کھا لیتے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیفین کا استعمال ابھی تو سردیاں اتنی آئی نہیں, وہی چائے 5-5-6 کپ پی جا رہی ہے, جہاں بیٹھے جس جگہ بیٹھے چائے کا ایک کپ. یہ پلیز ضرور بتائیے کیفین کے بارے میں. جی بہت شکریہ آپ بہت کا. شکریہ. دونوں سوال آپ کے بہت امپورٹنٹ ہیں. شاید اس کمنٹ کے بعد جو میں کرنے والا ہوں عورتیں جو ہے وہ مجھے بہت برا دیکھنے لگ جائیں, لیکن دیکھیں اس میں ہمارا قصور ہے. ماسی کلچر آپ کو پتہ ہے, جرمن چانسلر اینجلا میرکل آپ جانتے ہوں گے, شی ڈز ہر ڈشز ہر سیلف. اپنے برتن خود دھوتی ہیں, اپنے گھر کی صفائی خود کرتی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں,
हमारे सुबह को मासियाँ आती हैं पूरे उसके अंदर, और उसके बाद वो A to Z ऊपर से लेके नीचे तक, इवन हमारी हाउसवाइफ्स और भी, जब ना आए तो क्या होता है ओहो डॉक्टर साहब? अस्तगफिरुल्लाह, एक हमारी मासी ने छुट्टी कर दी 3 दिन के लिए, पूरे हमारा जो सोसाइटी थी वो हमारी सोसाइटी ऐसे लग रही थी जैसे जाने क्या हो ओह गया। गॉड। फॉर गॉड से मैं मासी कल्चर बुरा नहीं कहता, लेकिन कुछ तो खुद अपने हाथों से किया करें, अपने हाथों से काम करें, अपना वजन कम रखने की कोशिश करें। वजन दुनिया की सबसे बुरी चीज़ है। मैं अपने मरीजों को कहता हूँ, मैंने कहा मैं सुबह से शाम तक अगर से 80 मरीज देख लूँ, मुझे सिर्फ 2 मरीजों से डर लगता है। तो पूछा डॉक्टर साहब कौन से मरीजों से? मैं कहता हूँ उन मरीजों से जो मोटे हैं। उनकी शुगर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, उनको हार्ट अटैक से बचाना बहुत मुश्किल है, उनको फालिज के हमले से बचाना बहुत मुश्किल है, उनको घुटनों के दर्द से बचाना बहुत मुश्किल है, उनको कमर के मोहरों के खिसकाव से बचाना बहुत मुश्किल है। वज़न दुनिया की सबसे बुरी चीज़ है। अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे बड़ा डेमन कौन सा है हमारी पूरी वर्ल्ड में, तो मैं कहूँगा कि वेट। अपने वेट को कंट्रोल करें, आप सब मेटाबॉलिक डिजीज़ से बच सकते हैं। और दूसरा सवाल आप कह रही थी कैफ़ीन का, डेफिनेटली कैफ़ीन बुरी है, कैफ़ीन हरगिज़ अच्छी नहीं है। एक लिमिटेड क्वांटिटी ठीक है, आप दिन में चाय का 1 कप ले सकते हैं, आप एक कॉफ़ी भी अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा लेने के बहुत सारे नुकसानात मौजूद हैं। डायबिटीज़ के अलावा, मेटाबॉलिक डिजीज़ के अलावा, न्यूरोलॉजिकल बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो कैफ़ीन के ज़्यादा लेने की वजह से हो रही हैं, तो इससे इज्तनाब करना एक कॉल और लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? जी शायदा, थोड़ा सा जोर से बोलिए। और मैं हमेशा आपका प्रोग्राम सुनती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। शाह के प्रोग्राम भी बहुत अच्छे होते हैं बहुत शुक्रिया। और आज का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। मुझे कुछ क्वेश्चन पूछिए। मैं सिर्फ डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ, जो सर्दी है तो वो खाने से पहले लेनी चाहिए या दरमियान में लेनी चाहिए या फिर खाना खाने के बाद लेनी चाहिए? ठीक, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। हाँ, देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है बहुत डॉक्टर important साहब, सवाल। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि पेशेंट बाद में ले लेता है या और फिर उससे तबीयत भी किसी की खराब होने लगती है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल बिल्कुल है। एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, जहाँ तक टेबलेट्स का सवाल है तो सिर्फ एक ग्रुप ऐसा है जिसे खाने से पहले लेना चाहिए गोलियों का, जिसे हम सल्फोनाइल यूरियाज कहते हैं। सल्फोनाइल यूरियाज के अंदर अगर आप अपनी मेडिसिन उठाएंगे तो मैं ज़रा ट्रेड नेम तो नहीं बता सकता आपको, लेकिन अगर उसके ऊपर गिलीमेपिराइड लिखा हुआ है या ग्लिक्लाजाइड लिखा हुआ है या इस किस्म का कोई और नाम लिखा हुआ है तो वो खाने से पहले लेनी होती है और फ़ौरन पहले लेनी होती है। इसके अलावा बाकी जो भी मेडिकेशन है आप खाने के बाद ले सकते हैं। जहाँ तक इंसुलिन का सवाल है, 2 तरह की इंसुलिन आती हैं। कुछ इंसुलिन ऐसी होती हैं जो खाने से आधा घंटा पहले ली जाती हैं, कुछ इंसुलिन ऐसी होती हैं जो खाने से फ़ौरन पहले ली जाती हैं, और कुछ इंसुलिन ऐसी होती हैं जिसका खाने से ताल्लुक नहीं होता। और टैबलेट हम बाद में भी ले सकते हैं? टैबलेट बाद में ले सकते हैं, तकरीबन सारी टैबलेट्स ही बाद में ले सकते हैं सिवाय सल्फोनाइल यूरियाज के, उन दवाइयों के जिन्हें सल्फोनाइल यूरियाज कहा जाता है। अब वो आपके डॉक्टर जिन्होंने लिखी हैं वही बता सकते हैं। सिर्फ एक ऐसा ग्रुप है जो खाने से पहले लिया जाता है, बाकी सारी मेडिसिन खाने के बाद ले सकते हैं। एक और अच्छा, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल, जैसे कि बहुत सारे मरीज ये भी कहते हैं कि जी शुगर के मरीज को बीफ नहीं खाना चाहिए, बड़ा गोश्त, तो इस पे प्लीज थोड़ा सा। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इवन मैं जो अपना डाइट चार्ट देता हूँ और एजुकेट करता हूँ पेशेंट को, उसमें भी बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि बीफ अवॉइड करें। अब होता ये है कि बेसिकली तो हम अवॉइड इसलिए करवाना चाहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। शुगर का मरीज़ ऑलरेडी हार्ट अटैक के खतरे से 2-4 होता है, और अगर हम उसका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाना शुरू कर देंगे तो वो खतरा डबल हो जाएगा। तो 100 ग्राम बीफ के अंदर तकरीबन 98 mg कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, जबकि वही 100 ग्राम बकरे के गोश्त में या चिकन के अंदर अराउंड 60 to 70 mg कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। बीफ अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो एक ट्रिक है, एक चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं लीन बीफ। ये कॉन्सेप्ट बड़ा आजकल मशहूर हो रहा है कि लीन बीफ क्या है। तो लीन बीफ के लिए एक मेनोमिक आता है, ठीक है, नमोनिक आता है, उसे हम लोग कहते हैं ट्रिम इट, बॉयल इट, फ्रीज इट एंड अगेन ट्रिम इट। यानी आप बीफ ले लें, बीफ के ऊपर जो भी आपको मैक्रोफेट नज़र आ रहा है सारे का सारा रिमूव कर दें, उसके बाद आप उसको उबाल लें, उबाल के आप उसका सारा पानी रिमूव कर दें, उसके बाद उसको फ्रीज कर लें। फ्रीज करेंगे तो जो छुपा हुआ फैट होगा वो भी बाहर आ जाएगा, वो भी रिमूव कर दें। अब जो आपका बीफ बन गया ये लीन बीफ है, इसमें नॉर्मल बीफ से कम क्वांटिटी में कोलेस्ट्रॉल मौजूद है। स्टिल बकरे के गोश्त से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन एटलीस्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप उसको ले सकते हैं। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? थोड़ा सा जोर से बोल दीजिए प्लीज इंसान। जी अभी आवाज नहीं आ हाँ आप सही आ रही है जी। रही है? मैं कहना चाह रहा हूँ सर, कोई मतलब चाय वगैरह पीने चीनी वाला चीजें खाई, उसके मतलब कैसे उसको मतलब फिर कंट्रोल कैसे करना चाहिए? मतलब अगर किसी को आदत है, पहले तो यही कोशिश करना चाहिए छोड़ने, अगर नहीं छोड़ा जाए तो उसके मतलब कैसे उसका फिर उसके बाद चाय पी लिया, मीठा खा लिया, तो उसका भी कोई ऐसे तरीका बता दें ताकि उसका खतरा कम हो जाए। और दूसरा एक
करेले का पानी अगर कोई निकाल ही पिए तो ये कोई मदद ठीक कर है, सकते हैं। बिल्कुल इस पे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। करेले का पानी या रात में भिंडी का पानी, ये सब कुछ अभी बात करते हैं। इसके ऊपर डॉक्टर साहब ये भी बात करना है कि ये सारे टोटके कितने फ़ायदेमंद होते हैं। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, इसके बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। We will be right back after this दो short सवाल commercial पूछते हैं break. करेले के पानी के बारे में। तीसरा सवाल याद रखें, दिल के दौरे या फालिज के हमले की सूरत में ताखीर जिस्मानी मासूरी के साथ साथ जानलेवा भी साबित हो सकती है। ऐसी सूरत में आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की इमरजेंसी सर्विस में बिला ताखीर पहुंचे। राब्ता कीजिए 021 ये चीजें शुगर कंट्रोल नहीं कर सकती। ठीक है, हो सकता है कि चीज बेनिफिट देती है, उसको मेरा नहीं होता। भिंडी वाला तो मुझे समझ में भिंडी वाला मुझे भी समझ मैं आता है। आपको कहता हूँ अभी इसमें जो कचरा था ना पूरी रात उसमें हाँ, वो कचरी आप गंदा पानी। अंबर आपकी होस्ट, आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 से 12 सुनते हैं। सामीन, आज का हमारा ये शो हेल्थ एंड फार्मा पाकिस्तान और इंडोक्राइन सोसाइटी के ताउन से पेश किया जा रहा है। और आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर नदीम नईम मौजूद हैं, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट कराची एंड एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान इंडोक्राइन सोसाइटी। ज़ियावतीज़ बचाओ और इलाज के ऊपर बात करें। डॉक्टर साहब एक कॉल पहले ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा प्लीज। जी वालेकुम सलाम, कहाँ से बात कर रहे हैं और कौन बात कर रहे हैं? थोड़ा जोर से बोलिएगा। जी 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 बोलिए। अच्छा अभी बताते हैं डॉक्टर साहब, ठीक है लाइव सुनिए। जी जी, सफूरा चौक पे ही मौजूद है। जी मेमन, आप मेमन बताइए। मेडिकल इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आप जी सर्च करेंगे आसानी से। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम ज़ियादतीस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमने ऐसे पेशेंट देखे जो बिल्कुल ही लापरवाह होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं उनको इतना साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है कि वो खाना खाते हैं, फिर 2 घंटे बाद चेक करते हैं, फिर 2 घंटे बाद चेक करते हैं, सारा दिन वो अपनी उंगलियों को प्रिक ही करते रहते हैं। तो प्लीज़ ऐसे भी बताइए कि दिन में कितनी दफ़ा शुगर चेक करनी चाहिए या क्या रोज़ करनी चाहिए जो शुगर का मरीज़ है? जी जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारे कुछ डॉक्टर साहिबान जो वो हैं वो हर मरीज़ को दिन में 4 दफ़ा शुगर चेक करने का कहते हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल है टाइप 1 डायबिटीज़ का, तो प्रोबेबली उन्हें जो इंसुलिन वाली होती है उन्हें दिन में 4 दफ़ा शुगर चेक करनी पड़ती है। या अगर हम प्रेग्नेंट लेडीज़ की बात करें जिनको शुगर हो जाती है और वो इंसुलिन लगा रही हों, तो हम उन्हें भी दिन में 4 से 6 दफ़ा शुगर चेक करने को कहते हैं। लेकिन जो हमारी मेजॉरिटी पेशेंट है डेफिनेटली टाइप 2 डायबिटीज़। मेरा जो प्रोटोकॉल है वो ये है, और ये प्रोटोकॉल एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के थ्रू ही चलता है कि शुरू में पहले 2 हफ्ते जब आप डॉक्टर से रुजू करते हैं तो आपको हो सकता है कि रोज़ाना 1 दफ़ा, मैक्सिमम 1 दफ़ा शुगर चेक करनी पड़े 2 से 3 हफ्ते के लिए, ताकि डॉक्टर आपकी मेडिसिन की सेटिंग कर सके। एक दफ़ा जब आपकी शुगर कंट्रोल हो जाती है तो अगर आप पूरे हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा भी शुगर चेक करते हैं तो उससे पता चल जाता है कि आपकी शुगर कंट्रोल्ड है या नहीं है। इवन काफ़ी दफ़ा नई गाइडलाइन के अंदर तो ये भी आया है कि आप शुगर अगर आपकी बहुत अच्छी कंट्रोल चल रही है तो शायद आप चेक ही ना करें, आप 3 से 6 महीने के बाद HbA1c करवा लिया करें। मैं टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ। तो यूजुअली जो हमारे डॉक्टर साहिबान भी अक्सर लोगों को लिख के दे देते हैं कि अब शुगर हो गई है तो अब आपको हमेशा रोज़ाना 2 दफ़ा प्रिक करना है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज़ स्पेशली अगर आप इंसुलिन पे नहीं हैं, गोलियों के ऊपर हैं, तो आप हफ्ते में अगर 1 दफ़ा या 2 दफ़ा भी शुगर चेक कर लेंगे और 6 महीने बाद अपना HbA1c करवा लेंगे तो ईजिली हम उसे मैनेज कर सकते हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉम्प्लिकेशंस डेवलप नहीं होते। बिल्कुल, एक और कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं अजीम बात कर रहा हूँ कराची से। और डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि कहते हैं, मैंने सुना है बेसिकली कि आपकी ब्लड में शुगर के लेवल बढ़ रहा होता है और बढ़ चुका होता है, तो कहते हैं 10 साल तक आपको पता नहीं चलता और काफ़ी सालों बाद मतलब ये जो शुगर के सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या ये बात सही है? और दूसरा सवाल ये है कि वो कौन सा टेस्ट है कि जिससे पता चल जाए कि वाकई आपको शुगर है कि नहीं है? तो ये ज़रा इस पे गौर फरमाएं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों को हम लोग खामोश कातिल कहते हैं। आपको पता तब चलता है जब वो बहुत डैमेज कर चुके होते हैं। अनलेस कि आपकी शुगर 300 या 400 या 500 चल रही है, तो जो हमारे मेन सिम्टम्स हैं शुगर के, जो हमें बताते हैं कि मरीज़ को शुगर हो गई, पेशाब ज़्यादा आना, भूख ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना, वज़न का गिरना, पैरों में जलन होना, ये नहीं हो रहे होते। लोगों की शुगर 150, 180 फास्टिंग घूम रही होती है और 4-4 साल से घूम रही होती है और पता भी नहीं होता और स्लोली डैमेज कर रही होती है। प्रॉबेबली यही रीज़न है कि रैपिड स्कोर बनाया गया है।
आप अपना स्कोर कैलकुलेट करें। इवन स्कोर भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका BMI बॉडी मास इंडेक्स जो ईजिली आप अपनी हाइट लेकर और अपना वजन लेकर आप किसी भी BMI कैलकुलेटर से जो गूगल से आप सर्च कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका BMI 23 से ज़्यादा आ रहा है तो आप रिस्क के ऊपर हैं कि आपको शुगर हो सकती है। अगर आपकी एज 40 ईयर से ज़्यादा है तो आपको ज़रूर फास्टिंग शुगर चेक करवानी चाहिए। कन्फर्मेटरी टेस्ट डेफिनेटली दूसरे होते हैं, आपको कम से कम 2 दफ़ा फास्टिंग शुगर चाहिए होगी या HbA1c चाहिए होगा, लेकिन आप एक 8 घंटे की फास्टिंग में सुबह अगर लेबोरेटरी से जाकर शुगर चेक करवा लेंगे तो आप खुद बता सकते हैं कि आपको शुगर है, नहीं है, या आप शुगर के खतरे से बच जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और बिल्कुल ये खामोश कातिल बीमारी है, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। अच्छा डॉक्टर साहब एक कॉल भी लेते हैं। आइडियल वॉक क्या होती है, इस पे भी थोड़ा कहें, क्या वक्त होता है, इस पे भी बात करनी है। मसरूफ ज़िंदगी है, क्या वो कभी भी कर सकते हैं, इसका जवाब भी लेंगे, लेकिन एक कॉल ले लेते हैं पहले। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल? अरशद बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी अरशद साहब। इतनी सारी मालूमात रही है, बहुत प्यारी प्रोग्राम है। मुझे ये कहना था कि जिसके फाइन आता है उसमें भी वाइट और कराची में तो घरों में और यहाँ पे भी लोगों को इस्तेमाल होता है हैदराबाद में, और एक चक्की का आता है उसमें, तो इसका भी थोड़ा सा बताएं कि कौन सा ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा डॉक्टर साहब इनके सवाल के साथ एक और चीज़ भी ऐड करूँगी। एक और भी ट्रेंड है, पता है वो क्या है? चक्की के और वाइट आटे को मिक्स कर देते हैं, हाँ एग्जैक्टली। है ना? ये भी एक ट्रेंड है, तो प्लीज़ थोड़ा सा हाँ बताइएगा देखिए, और चक्की का बताइए। आटा बेटर है। चक्की के आटे के अंदर क्योंकि देखिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसके अंदर ब्रान होता है, उसके अंदर जिसे हम भूसा कहते हैं, ठीक है। वो भूसे के अंदर कोई कैलोरीज नहीं होती हैं। तो अगर आप चक्की के आटे की एक 35 ग्राम की रोटी बनाएंगे तो उसमें प्रॉबेबली 15 या 14 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। वही रोटी अगर आप वाइट आटे की बना लेंगे तो उसमें 20 ग्राम से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होंगे। तो डेफिनेटली चक्की का आटा बेटर है। मिक्स करना यानी थोड़ा सा उसको कम बुरा करना एक्सेप्टेबल तो नहीं है, लेकिन वाइट आटा खाने से बेहतर। उससे बेहतर कर एक सकते और कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। जी जी बोलिए प्लीज। ठीक है ओके। हैं। एग्जैक्टली। अच्छा देखते हैं हामला खवातीन के बारे में। हामला और खवातीन यूजली हो भी जाती है तो फिर दोनों को ही कवर कर दीजिए। कवर कर। एक तो देखें गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है जो कि सिर्फ प्रेगनेंसी में होती है, प्रेगनेंसी के बाद ख़त्म हो जाती है। यूजुअली हम उसका जो टेस्ट करवाते हैं वो एक तो जब आप पहली दफ़ा डॉक्टर के पास जाएंगे तब करवाया जाएगा। दूसरा उसका टेस्ट 24 हफ्ते से 28 हफ्ते के दरमियान करवाया जाता है। 80% ऑफ द टाइम्स जब डिलीवरी होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। अगर वो हो जाती है तो हम एक बहुत अच्छा बना हुआ डाइट चार्ट देते हैं जिससे उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, और मजबूरी में हम इंसुलिन भी देते हैं या मेटफॉर्मिन गोलियां भी देते हैं। बचा कैसे जा सकता है? तो प्रेगनेंसी में जो शुगर हो रही है वो बेसिकली प्रेगनेंसी के वक्त की किसी उसकी वजह से नहीं हो रही है, वो प्रेगनेंसी से पहले के वेट से हो रही है। अगर 100 या 110 केजी के अंदर कोई मदर कंसीव करती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसको शुगर हो जाएगी। अगर वो 60 केजी में कर रही है तो चांसेस कम होते हैं, हालांकि हो सकती है लेकिन कम होते हैं। ये रिवर्सिबल होती है, इससे डरना नहीं चाहिए। डरने का मतलब ये नहीं कि हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि भाई ये क्या है। स्पेशली क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी आज की टॉक से रिलेटेड भी नहीं है वो मैं कहना चाहूँगा। मेरे पास एक लेडी है, तकरीबन 2 हफ्ते पहले की बात है। शी वॉज प्रेगनेंट, उनकी चौथी प्रेगनेंसी थी और चौथी प्रेगनेंसी के अंदर वो थायराइड मैनेज करवाने आई थी। थायराइड का टेस्ट उनकी गायनी की डॉक्टर साहिबा ने करवाया था। थर्ड प्रेगनेंसी में उनको थायराइड डायग्नोस हुआ था। उनके फर्स्ट 2 बेबीज उनके साथ थे, फर्स्ट 3 बेबीज उनके साथ थे। डू यू बिलीव उनके फर्स्ट दोनों बेबीज डेफ एंड डम थे। वो लेडी बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछ रही थी कि डॉक्टर साहब क्या अगर मेरा थायराइड मेरे पहले बेबी के अंदर डायग्नोस हो जाता तो क्या मेरे बच्चे ठीक होते? एंड आई वाज लाइक साइलेंट। मुझे उस रात नींद नहीं है। खुदा के लिए, हालांकि ये आज हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं खुदा के लिए जो भी गायनेकोलॉजिस्ट सुन रहे हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं आप अपना TSH का टेस्ट ज़रूर कराएं। अगर आपने नहीं कराया और मदर प्रेग्नेंट थी तो हो सकता है खुदा ना करे कि आपको सारी ज़िंदगी रोना पड़ जाए। ये पूरी दुनिया में होता है। प्रेग्नेंट हैं, TSH का टेस्ट ज़रूर करवाएं। आपका बेबी पैदा हुआ है, पहले 3 दिन को छोड़कर बेबी का TSH का टेस्ट ज़रूर करवाएं। आप किसी की पूरी ज़िंदगी से खेल रहे हैं अगर आप नहीं करवाते। कॉल रिकॉर्ड लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बाबू बात कर रहा हूँ। जी बाबर। जी मैडम डॉक्टर साहब ये पूछना चाह रहा हूँ हार्ट, ठीक है मतलब हार्ट ज़्यादा दर्द नहीं है, कम दर्द है, तेज हो रहा है। मैंने अपनी चेकअप
ठीक ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। देखिए सीने में दर्द की वजह सिर्फ हर्ट नहीं होता, सीने में दर्द की बहुत वजूहत होती हैं। आपके अगर मैदे में जलन मौजूद है तो वो भी सीने में महसूस होती है। आपके अगर सीने के पट्टे अकड़े हुए हैं वो भी सीने में दर्द महसूस होता है। अगर आपको चेस्ट में यानी लंग्स में पेन है वो भी सीने में महसूस होता है, और अगर हार्ट में तो भी सीने में महसूस होता है। बेटर एडवाइस तो आपके डॉक्टर साहिबान ही दे सकते हैं, लेकिन सीने में दर्द होने की बहुत सारी वजूहत होती है। कॉल खोल देती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो जी, कौन बात, कहाँ से बात कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, बताइए प्लीज कोई सवाल आपका। बच्चा हमारा तकरीबन 20 साल उम्र है, इसको सर्दियों के मौसम में जलन होती है, हाथों पैरों में पूरे जिस्म में होती है। ये एक अच्छा सवाल है। बेसिकली हाथों पैरों में जलन होने की वजूहत बहुत सारी वजूहत होती हैं, लेकिन दो वजूहत जो बहुत कॉमन है, हेपेटाइटिस और शुगर। तो अगर किसी को हाथों पैरों में अब जलन 20 हो साल रही के है, बच्चे को 20 साल के बच्चे को भी शुगर हो सकती है। मैं बिल्कुल हो बता रहा हूँ आज सकती है। 16 साल 14 साल बिल्कुल, 18 छोटे साल बच्चों को और नहीं, 7-8 हेपेटाइटिस साल। तो 1 साल के बच्चे को भी हो सकता है। वेरी ट्रू। तो आपको हेपेटाइटिस बी, सी और शुगर ये 3 टेस्ट करवाने चाहिए अगर आपको जलन हो रही है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं वॉक की बात मैंने पूछी थी कि जी वॉक का आइडियल टाइम क्या है इस मसरूफ जिंदगी में? अगर आप सुबह के वक्त वॉक नहीं कर सके तो फिर क्या करें? आप देखें, आप आइडियली तो आपको खाली पेट करनी चाहिए। खाली पेट का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि 8 घंटे की फास्टिंग। मतलब ये है कि आपने जब खाना खाया उसके फ़ौरन बाद वॉक करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि हम ब्रिस्क वॉक के बारे में कहते हैं। तो आप सुबह नहीं कर सकते हैं तो आप शाम को डिनर से पहले कर सकते हैं। वो नहीं कर सकते हैं तो आप शाम को 5 बजे के आसपास, जिस वक्त आपका दोपहर का खाना हम इसको कहें कि हज़म हो चुका होता है, आप उस वक्त कर सकते हैं। आप सुबह को 11 बजे फारिग है वहाँ कर सकते हैं। मैं अक्सर अपने मरीज़ों को कहता, डॉक्टर साहब कहाँ जाएँ, पार्क में मोबाइल छिन जाएगा, ये हो जाएगा, कराची के हालात बहुत बुरे हैं। मोबाइल मत लेकर मैं उन्हें कहता हूँ कि आपका रूम तो है ना 6 बाय 6 का? हाँ। हाँ डॉक्टर साहब इससे तो बड़ा है। मैंने कहा आप इस रूम के 150 चक्कर लगाने आपकी वॉक होगी। हम लोग सोचते ही रहते हैं बैठे हुए कि जी अब नीचे उतरेंगे, अब सीढ़ियाँ उतरेंगे, अब वहाँ जाएंगे, अब पार्क में वॉक करेंगे। बिल्कुल। आप एक दीवार से दूसरी दीवार तक गिन कर 150 चक्कर लगाएं, आपकी हाफ एन आवर की वॉक हो जाती है, कहीं भी हो सकती है। डॉक्टर साहब एक और आखिरी कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? इमरान बात कर रहा हूँ जी इमरान कराची से। जी। इसलिए डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि सर्दियों में और अक्सर अमूमन बारों में ये चलता है, मैं समझता वो चीज़ें वो रहती हूँ क्या और खासकर ठंडक से होता है और लोग बीमार होते हैं, तो इसमें कोई इलाज वगैरह हो तो वो बता दें। ठीक है जी। देखिए शुगर से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं जनरल फिजिशियन भी हूँ, एफसीपीएस मेडिसिन भी हूँ, तो मैं बता सकता हूँ। एलर्जी का ना एज सच कोई इलाज बहुत अच्छा बना नहीं, लेकिन एलर्जी को कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। मिट्टी से दूर रहें, जानवरों से दूर रहें, परिंदों से दूर रहें और पौधों से दूर रहें। मास्क पहन के रखा करें, और जब आपको एलर्जी तंग किया करे आप एंटी एलर्जी गोलियाँ ले लिया करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का शो सुनने के बाद जितना डिटेल से आपने हमें बताया है कि लाइफस्टाइल क्या होता है, क्या खाना है, कब खाना है, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं कहती हूँ जितने भी लोग इस वक्त सुन रहे हैं, अगर सुनने के बाद भी वो मीठा खाना ना छोड़ें तो हमारी इस आगाही के प्रोग्राम का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो खुदारा प्लीज़ इस पर ज़रूर अमल कीजिए। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। आखिर में कुछ कहना चाहेंगे, कुछ आखिरी में ऐसा पैगाम अपने लिस्टर्स के लिए? कैसा लगा रेडियो पे आकर उसकी अफादियत? हाँ एग्जैक्टली, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी का, जो कि मेरी अपनी सोसाइटी है, इसमें FM 105 का कि उन्होंने मुझे मौका दिया, हिल्टन फार्मा का कि उन्होंने इसे अरेंज किया। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप खुद को बचाना चाहते हैं तो बचा लें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ख़ुद को बचाना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और कहते हैं ना कि सेहत इंसान का दोस्त है, इंसान की सब कुछ जो है वो सेहत ही है। आप अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में सुबह से शाम तक पैसे कमाने के लिए तो लगे रहते हैं, लेकिन आपको शायद ये नहीं ख्याल रहता कि अगर ये सेहत ही नहीं होगी तो अपनी जो मसरूफ़ ज़िंदगी इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। अपने लाइफस्टाइल को बदलने की कोशिश कीजिए। हमारा लाइफस्टाइल ही हर बीमारी का जड़ है। हमारा वो कहते हैं ना कि इंसान जो है वो आपका जो टेस्ट है, ठीक है ना, उसका जायके का मोहताज है, मैं ये कहूँगी कि और ये जायके की वजह से इंसान अपने हाथों से बहुत कुछ खो देता है। ठीक है सामीन, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह ताला ने आपको जो जिस्म दिया है वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी जो दी वो एक ही दफ़ा, उसमें जितने भी आज़ा हैं ना वो भी
ایک ہی دفعہ کرتے ہیں. کوئی اسپیئر پارٹ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے کہ جیسے گاڑی کا اسپیئر پارٹ کوئی چیز خراب ہوگی تو آپ جا کے باہر سے خرید سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے نئے ڈاکٹرز اور نئے شو کے ساتھ. اور ابھی تک اگر آپ نے ویکسین کووڈ کی نہیں لگوائی تو اس کو ضرور لگوا دیجیے. یہ پیغام میں بار بار اس لیے دیتی ہوں کہ یہ مت سمجھے کہ کووڈ ختم ہو چکا ہے. ساری SOPs کو فالو کیجیے. اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیے. ماسک کا استعمال کریں. ابھی بھی گیدرنگس یقیناً اب دسمبر آنے والا ہے, شادیوں کے سیزن شروع ہو جائیں گے, دوبارہ سے وہ گیدرنگس شروع ہو جائیں گی. پلیز بہت احتیاط کیجیے. ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں آنے والی نئی لہر کا مقابلہ کرنا پڑے. اپنا بہت سا خیال کریے گا. اگلے ہفتے پھر ملیں گے. اللہ حافظ.